हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण पर जो विभिन्न पदों पर जो वस्तु की स्थिति होती है और उसके जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है उसको आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो हम लोग क्लास 10th का जो है भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना था, तो प्रकाश का परावर्तन। और आज जो हम लोगों का मेन टॉपिक होगा वो होगा कि विभिन्न स्थितियों में उत्तल या फिर अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति। तो सबसे पहले अभी हम लोग समझेंगे कि जो उत्तल या अवतल दर्पण में जो अलग अलग पद होते हैं उन पदों को हम लोग समझते हैं। तो आइए ऊपर हम हेडिंग बना लेते हैं, पाठ एक। पाठ एक और पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। पाठ एक है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। और अभी जो हम लोग समझेंगे, अभी जो हम लोगों का मुख्य रूप से टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित 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 विभिन्न पद। विभिन्न पद तो गोलीय दर्पण कहने का मतलब है कि इस गोलीय दर्पण के अंतर्गत हम लोगों की दोनों जो दर्पण है वो दोनों ही दर्पण आ जाते हैं, यानी उत्तल भी और अवतल भी। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक गोला बना लेते हैं और इसमें जो है, इसमें यदि हम अंदर की तरफ से कलई कर देते हैं, यदि हम अंदर की तरफ से कलई कर देते हैं तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो हमने मान लिया कि यहाँ जो है अंदर की तरफ से कलई कर दिया इसके आधे भाग में, तो इधर वाला जो हिस्सा हो गया ये उत्तल दर्पण हो गया। और इधर के आधे हिस्से में हमने बाहर की तरफ से कलई कर दिया, यानी पेंट कर दिया या रजतीत कर दिया। तो इधर वाला हिस्सा जो है यह हो गया अवतल दर्पण। सॉरी, अंदर की तरफ से कलई किए तो यह उत्तल हो गया, यानी इधर वाला हिस्सा उत्तल हो गया। और ये बाहर की तरफ से कलई कर दिए तो ये हो गया हम लोगों का अवतल दर्पण। तो अब इसमें जो अलग अलग पद है, जैसे मान लिया गया कि हमने यहां से ऐसे लाइन खींच दिया, ऐसे हम लोगों ने लाइन खींच दिया, तो ये हो गया मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। ये लाइन मुख्य अक्ष बोल सकते हैं हम लोग इसको, या फिर प्रधान अक्ष भी बोल सकते हैं। तो ये जो मुख्य अक्ष है या फिर ये जो प्रधान अक्ष है यह दोनों के लिए ही है, दोनों ही दर्पण के लिए है, चाहे वह इस दर्पण के लिए हो या फिर इस अवतल के लिए, इस उत्तल के लिए हो या फिर इस अवतल के लिए हो। अब ये बीच का जो सेंटर पॉइंट है ये दोनों का जो है केंद्र बिंदु है, दोनों ही दर्पण का ये केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। और यहाँ जो ये जो बिंदु है, यहाँ इस पे ये है ध्रुव, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। ये है ध्रुव। इसमें भी देखा जाए तो यहाँ जो है इसका ये वाला भाग जो है ये हो जाएगा ध्रुव। ध्रुव, ये हो गया ध्रुव। फिर आगे हम लोग देखते हैं। और ये भाग जो ऐसे ऐसे हम लोग किए हैं ये कलई किया हुआ भाग है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कलई। कलई किया हुआ भाग, तो यही काम हम लोग इधर भी किए हैं, तो ये भी कलई किया हुआ भाग है, तो कलई किया हुआ भाग लिख देते हैं हम लोग। कलई किया हुआ यानी पेंट किया हुआ भाग है। और ये जो दर्पण है ये अंदर की तरफ से कलई किया गया है, तो इस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये बाहर की तरफ से कलई किया गया है इस दर्पण में, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। बाहर की तरफ से कलई किया हुआ भाग, बाहर की तरफ से कलई किया गया है तो ये अवतल दर्पण हो गया। फिर आगे जो
यहाँ से यहाँ तक का भाग, यानी इस दर्पण से लेकर यहाँ तक का भाग, या फिर किसी भी दिशा में हम लोग ले सकते हैं। यह जो भाग होगा, या फिर इधर से भी हम लोग ले लेते हैं, ये वक्रता त्रिज्या कहलाता है। यानी इस केंद्र बिंदु से लेकर दर्पण के ध्रुव तक की जो दूरी होती है वह कहलाती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दर्पण से लेकर के दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव से लेकर के दर्पण के वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं ये परावर्तक सतह है। अगर इस दर्पण की बात कर ले, ये जो हम लोगों का उत्तल दर्पण है, तो ये पूरा का पूरा जो सतह है, ये यहाँ से यहाँ तक का यही सतह परावर्तक सतह कहलाता है। परावर्तक सतह। और इसमें, इस दर्पण में जो है, ये अवतल दर्पण में यहाँ से यहाँ तक का जो सतह है, यह सतह कहलाएगा परावर्तक सतह। परावर्तक सतह यानी प्रकाश की किरणें जो है इसी सतह से, दर्पण के इसी सतह से टकराएगी और वापस जाएगी, तो ये परावर्तक सतह हो गया। अगर इस उत्तल दर्पण में बात करें तो प्रकाश की किरणें यहाँ से इससे इस पूरे भाग से जो है टकराएगी और वापस जाएगी। उसके बाद जो है प्रकाश का परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद जो है वह जिस बिंदु पर जाकर के मिलेगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होगी, वह जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो अलग अलग जो ये पद हैं, इन अलग अलग पदों पर जो है वस्तु की जो स्थिति होगी, उस आधार पर उसके प्रतिबिंबों की स्थिति को हम लोग अभी समझेंगे। तो आइए हम लोग अलग अलग दर्पण में, यानी दोनों ही दर्पणों में हेडिंग बना करके, कि पहले अवतल में जो है वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, या फिर अगर उत्तल में वस्तु अलग अलग पदों पर रह रहा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो ये विभिन्न पदों को यदि आप लोग लिखना चाहें, अपने नोट में जो है अपना रखना चाहे, तो आप लोग उतार सकते हैं। हम इसे मिटा करके एक अलग से हेडिंग बना करके कि उत्तल दर्पण में या फिर अवतल दर्पण में विभिन्न पदों पर रखे हुए वस्तु की प्रतिबिंबों की स्थिति को हम लोग समझते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है अवतल दर्पण पर विभिन्न दूरियों पर रखे हुए वस्तुओं के प्रतिबिंबों की स्थिति जान लेते हैं। तो हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, इसको लगा हेडिंग हम लोग बना लेते हैं, अवतल दर्पण पर दर्पण, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। तो इसमें जो पहला स्थिति हम देखते हैं वस्तु की, वो लिख लेते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस के बीच स्थित है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो सबसे पहले इसे हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो एक हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अवतल दर्पण का जो बाहरी हिस्सा होता है वो कलई किया हुआ होता है, तो हम इसके बाहरी हिस्से को कलई कर देते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया कि एक अवतल दर्पण को बना लिया। अब
विभिन्न पदों को जब हम लोग पढ़े हैं तो उसमें हम लोगों ने देखा कि एक प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष होता है, तो उसको हम लोगों ने लिख लिया। और ये जो बिंदु होता है इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव के बाद हम लोग एक बिंदु को फोकस कर लेते हैं, फोकस लिख लेते हैं। और जो इसके बाद वाला जो बिंदु होगा वो हमारा केंद्र बिंदु होगा, यानी पी। तो ये मुख्य अक्ष पर जो, सॉरी पी नहीं, ये होगा सी, केंद्र बिंदु सी हो जाएगा। तो अब ये जो बोला गया है इसमें कि वस्तु जो है अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच है, तो इसी दोनों के बीच हम लोगों ने वस्तु को हम लोगों को मानना है। तो हम लोगों ने मान लिया कि ये वस्तु है, इसका एक नाम हम लोग दे देते हैं ए और बी, यानी ए बी क्या है, वस्तु है। ए बी क्या है, वस्तु है। तो जब हम यहां से प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे, जब हम लोग यहां से प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे, तो यहां से वस्तु से होते हुए ये दर्पण के पास गई, किरणें जो है वस्तु से होते हुए दर्पण के पास गई। तो फिर ये किरणें जो है रिटर्न, ये इससे हम लोग मान लेते हैं कि ये कल्पना करते हैं कि किरणें ऐसे निकल गई। एक कल्पना हम लोगों का ये हो गया। और फिर जो है किरणें एक यहां से टकरा करके इधर हम लोग मान लिए कि यहाँ गई, ये भी हम लोगों ने मान ली। अब यहां से रिफ्लेक्ट होके फिर से किरणें जो है वापस आएंगी, यहां से वापस आएगी। तो यहां से एक किरण ऐसे निकल आई और ये इसको हम लोगों ने मान लिया जैसे कि यहां जाके ये मिल गई। तो ये किरणें कहाँ, पीछे दर्पण के पीछे जाके मिली। तो जैसा कि आप लोग पहले भी जो है पढ़े हुए हैं इस चैप्टर में कि दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरणें जिस बिंदु पर जाकर के मिलती है वही उसका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो अब यहाँ हम प्रतिबिंब की स्थिति देखें तो प्रतिबिंब इतना यहां बना, तो ये हम लोगों ने मान लिया कि प्रतिबिंब ये बन गया। इसका भी नामकरण हम लोग कर देते हैं कि ए डैश और बी डैश बन गया, प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, तो प्रतिबिंब की स्थिति इस वस्तु की स्थिति की अपेक्षा काफी ज्यादा बड़ा है। और प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना हुआ है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। और चूंकि इसको हम लोगों ने काल्पनिक आधार पे बनाया है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह वास्तविक नहीं बन करके प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। तो आइए इसको हम लोग शब्दों में लिख लेते हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे जब वस्तु ए बी, जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के फोकस और जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच, अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रहती है तब प्रतिबिंब रहती है तब प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। क्या लिखेंगे हम लोग, ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे की ओर बनता है, दर्पण के पीछे की ओर बनता है, दर्पण के पीछे की ओर बनता है। तो ये तो दर्पण के पीछे की ओर बना हम लोगों ने देख लिया। अब यह प्रतिबिंब जो है काल्पनिक है और सीधा बनता है। लिखेंगे यह प्रतिबिंब
प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है, और सीधा बनता है। ये भी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कल्पना किया है, और यह जो है दर्पण के पीछे बना है, काल्पनिक और सीधा बनता है। ये तो यहाँ तक सही है। और ये भी लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो इन सारी स्थितियों को हम लोगों ने चित्र के माध्यम से भी समझा, और इस स्थिति को हम लोगों ने अपने शब्दों में भी लिख लिया। तो प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आता है कि अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब जो है फोकस और उसके वक्र ध्रुव के बीच होता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताए, तो हम लोग ऐसे उसको चित्र के माध्यम से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आइए अब अलग जो स्थिति होगी उस पे हम प्रतिबिंब की स्थिति को समझते हैं। चलिए अब दूसरे स्थिति में हम लोग समझ लेते हैं वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति। तो दूसरा हम लोग लिख लेते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है। वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है, तो देखिए जब वस्तु, सबसे पहले इस चीज को हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये लिए हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक अवतल दर्पण बना लिया जो बाहर की तरफ से कलई किया हुआ हो। तो ये हम लोगों ने एक अवतल दर्पण बनाया, और एक मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष भी हम लोगों ने खींच लिया। इसमें जो विभिन्न बिंदु है, जैसे ये ध्रुव, हम यहाँ ध्रुव को P से इंगित कर देते हैं। ये हो गया फोकस। फिर यहाँ हम लोगों ने ले लिया वक्रता केंद्र, सॉरी केंद्र बिंदु, वक्रता केंद्र या केंद्र बिंदु हम लोग कह सकते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो वस्तु होगा वह दर्पण के फोकस पर होगा। तो हम लोग यहाँ एक AB जो है, AB नाम का वस्तु जो है इस पे बना लेते हैं फोकस को। AB हम लोग इसको मान लेते हैं। अब एक जो हम लोग रेखा खींचते हैं वो केंद्र से होते हुए और वस्तु को स्पर्श करते हुए यहाँ से, और एक यहाँ से सीधी रेखा जो यह भी जो है वस्तु को स्पर्श करते हुए निकले। तो हम लोग इसको ऐसे खींच लेते। तो ये एक ऐसे रेखा गया, मतलब किरण रेखा, और एक यहाँ से ये गया। फिर अगर देखा जाए तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद ये ऐसे निकलेगी, इधर से होके निकल गई, और फिर जो ये रेखा गई है, ये वाली रेखा, तो ये भी तो ऐसे निकल आएगी। अब हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये कहाँ पे जाके मिलेगी, इसको हम लोगों का अंदाजा नहीं लगेगा। यानी हम लोग ये मान लेते हैं कि ये अनंत पे जाके मिलेगी और वहीं पे जो है प्रतिबिंब बनेगा। ये अनंत पे जाके मिलेगी और वहीं पे जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर हम यहाँ पे देखें तो ये काफी बड़ा होते जा रहा है, और दर्पण के ही साइड में जो है प्रतिबिंब बन रहा है। यानी यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब होगा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा और अनंत पे जाके प्रतिबिंब बनेगा। तो इस चीज को हम लोग शब्दों में भी लिख लेते हैं। तो लिखते हैं वस्तु AB, लिखेंगे हम लोग वस्तु AB अवतल दर्पण
अवतल दर्पण के फोकस पर या एफ पर रहती है, कि एफ यानी फोकस पर रहती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दूसरा, इसमें और भी बात हम लोग लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, क्योंकि ऊपर साइड में वस्तु है और नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, तो लिखेंगे यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने फोकस पर रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब को समझा। अब आगे अगले पद को हम लोग समझते हैं। आगे जो दिया है इसे हम लोग समझ लेते हैं। आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है? तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे, जब वस्तु अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, स्थित हो तो इसको भी हम लोग चित्र के माध्यम से पहले समझेंगे और फिर इसमें जो भाषा होगी उसको हम लोग लिखेंगे। तो आइए एक चित्र हम लोग बना लेते हैं अवतल दर्पण का। तो इसको हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। चित्र हम लोग इसको ऐसे बना लिए। ये हम लोगों का एक अवतल दर्पण का चित्र हो गया और इसमें हम लोगों ने मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष को भी हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग एक यहाँ ध्रुव इसको इंगित कर देते हैं कि ये हो गया ध्रुव, ये हो गया। यहाँ हम लोगों ने फोकस बना दिया और यहाँ हम लोगों ने बना दिया वक्रता केंद्र। अब यहाँ कहा गया है कि जो वस्तु है वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। तो हम लोग वस्तु को भी यहाँ इंगित कर देते हैं कि वस्तु जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यहाँ हम लोगों ने इसको लिख दिया, ये बना दिया। ये हम लोगों का वस्तु हो गया। तो ए बी हम लोग वस्तु मान लेते हैं, ए बी। तो एक किरण जो है हम वक्रता केंद्र से होते हुए लेके जाएंगे, और ये वस्तु को टच करते हुए जाएगा, यानी ऐसे सीधी रेखा में यहाँ चली गई किरण, और एक यहाँ से इधर से हम लोग लेके जाएंगे, ये किरण हो गई। अब देखा जाए तो इसका परावर्तन कैसे होगा, परावर्तन हम लोग समझ लेते हैं। तो ये तो ऐसे ही वापस आ जाएगी और ये यहाँ से वापस आएगी। ये कहाँ से आएगी? यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से वापस आ गई
और इसको देख लिया जाए तो ये यहाँ से आकर के ऐसे आके यहाँ मिल गई, यानी ये यहाँ से गई फिर ऐसे ही वापस आ गई, और ये जो यहाँ से गई है ये ऐसे होके वापस आ रही है। और देख रहे हैं हम लोग, इसको थोड़ा और अगर हम लोग बड़ा कर ले तो क्या बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और कहाँ बन रहा है, अनंत के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जो है प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है, यानी वस्तु ऊपर की तरफ है और प्रतिबिंब नीचे की तरफ है। क्या कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, फिर से हम लोग समझते हैं। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण की ही साइड में बन रहा है, और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा काफी ज्यादा बड़ा भी बन रहा है। तो इस चीज को हम लोग जो है इसका नामकरण कर देते हैं ए डैश और ये बी डैश। तो इसको हम लोग भाषा के माध्यम से भी लिख लेते हैं, लिखेंगे कि जब वस्तु ए बी, लिखेंगे हम लोग जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहती है, तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। देख रहे हैं हम लोग, ये वक्रता केंद्र और इधर अनंत के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। और एक और चीज भी हम लोग समझ रहे हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक है क्योंकि दर्पण के ही साइड में बन रहा है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अवतल दर्पण पर 3 पदों पर रखे हुए वस्तुओं के प्रतिबिंब की स्थिति को समझा। और आगे भी इसमें है 3 और स्थिति है जिस पे वस्तु को रखा जाएगा और उसकी प्रतिबिंब की स्थिति को समझा जाएगा। तो उसको हम लोग आने वाली अगली वीडियो में समझेंगे, और इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही तक समझे। तो आगे इस तरह से निरंतर आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सारे जो क्लास होंगे, यानी पूरा सिलेबस आप लोगों का समाप्त किया जाएगा। तो आप लोग रेगुलर इस वीडियो को देखते रहिए, आप लोगों की तैयारी परिपूर्ण हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।